हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने के लिए आए हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट एवं अन्य भूमि संबंधी कानून। ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे देव कुमार धान की पुस्तक मैं हूँ झारखंड से, जो कि एक बहुत ही अच्छी किताब है। तो आइए बिना समय व्यर्थ गंवाते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, झारखंड राज्य में भूमि संबंधित समस्याओं को निपटारा करने हेतु सीएनटी एक्ट का प्रारूप 1903 तक बनकर तैयार हो गया था। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि सीएनटी का प्रारूप कब तक बनकर तैयार हो गया था, तो यहाँ पे आंसर दिया जाएगा 1903 तक बनकर तैयार हो गया था। और इसे संशोधित कर 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट 1908 लागू किया गया था। आइए देखते हैं सीएनटी एक्ट 1908। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की मंजूरी से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। यानी ये अधिनियमित किससे किया गया था, ये भी सवाल बन सकता है। तो यह इसका जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अंतर्गत। तो इसे किस गवर्नर जनरल ने मंजूरी दी थी? उस समय का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। बेंटिक था, बेंटिक द्वितीय था जिसने इसे मंजूरी दी थी। और इसका प्रारूप ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन है। और इसमें कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं। यह कहाँ-कहाँ पे लागू होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया। तो यह अभी वर्तमान के झारखंड के 4 प्रमंडल कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में लागू होता है। और एक प्रमंडल इससे छूटा हुआ है, जिसमें एक अलग ही कानून लागू होता है, वह है संथाल परगना प्रमंडल। उसमें एसपीटी लागू होता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी एसपीटी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। और ये कितने जिलों में लागू है? तो इसका जवाब होगा 18 जिलों में लागू है। यह बताया गया कि इस अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत प्रथम संशोधन एवं अंतिम संशोधन क्रमशः 1920 एवं 1995 में किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बताया गया कि जब पूछा जाए कि प्रथम संशोधन कब किया गया था, 1920 में फर्स्ट और 1995 में लास्ट। अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उसमें से 1920 में फर्स्ट और 1995 में लास्ट संशोधन किया गया है। तो आइए देखते हैं सीएनटी का उद्देश्य इसमें बताया गया है। तो सीएनटी के उद्देश्य कौन कौन से हैं? जनजातीय समुदाय की भूमि अधिकारों हेतु रक्षा और भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जनजातीय विद्रोह पर नियंत्रण और भूमि संबंधी मालिकाना हक जनजातियों को प्रदान करना। ये सीएनटी का मूल उद्देश्य ही क्या था फ्रेंड कि जो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का उन्मूलन हुआ था, उनकी वजहों को जानकर अंग्रेज सरकार ने उन सारी वजहों को दूर करने का निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने सीएनटी बनाया। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा सीएनटी एक्ट की कुछ धाराओं को शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप संसद द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है एवं न्यायपालिका द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी इसके कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं को सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। आप लोग 9वीं अनुसूची के बारे में तो जानते ही होंगे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जो कानून डाला जाता है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं रहता, यानी कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ संसद द्वारा ही बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि किसी कन्या खूंटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 अंतर्गत वंचित किया गया है। महिलाओं की समानता के अधिकार का हनन को आधार बनाते हुए सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 7, 8 एवं 76 की वैधानिकता को सन 1982 एवं 86 में चुनौती दी गई थी। यानी क्योंकि कन्या खूंटीदार यानी कन्या किसान को पैतृक संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है आदिवासी समुदाय में, इस वजह से सीएनटी एक्ट को चैलेंज किया गया था। इसके कुछ धारा यानी 7, 8 एवं 76 को 1982 एवं 86 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और आगे बताया गया है कि सीएनटी एक्ट मुख्यतः बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावी है और सर्वप्रथम इसको कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि किससे प्रभावी है, तो आंसर आएगा कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावी है। और इसको सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित किया गया, यानी बनाया गया और सरकार द्वारा इसे लागू करने के बाद कलकत्ता गजट में, जो कि उस समय का एक न्यूज़पेपर था, उसमें प्रकाशित किया गया था। आइए इसके पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिकी। तो इसका पहला धारा है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। इसमें इसके नाम और प्रसार के बारे में बताया गया है। इसका नाम होगा सीएनटी एक्ट 1908
और इसका विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी छोटानागपुर में होने का प्रावधान है। और ऐसे क्षेत्र को भी शामिल किया गया है जिसमें बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अंतर्गत कोई नगरपालिका सॉरी फ्रेंड्स, या अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन हो या किसी छावनी के भीतर आता हो। और धारा 2 में निरसन के बारे में बताया गया है। तो निरसन यहाँ पे क्या है कि छोटानागपुर प्रमंडल द्वारा अनुसूची का में निर्दिष्ट अधिनियमों तथा अधिसूचनाओं को निरसित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर धनबाद जिले में एवं सिंहभूम के इचागढ़, पटमदा और चांडिल थाना द्वारा अनुसूची खा में निर्दिष्ट अधिनियमों को परिनिर्सित किया जाता है। और धारा 3 में परिभाषा शब्द दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें जोत का परिभाषा है रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड। यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि रैयत का मतलब होता है किसान। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि रैयती जमीन, तो रैयत कौन है? रैयती मतलब किसान की जमीन। रैयती का मतलब किसान और भूखंड का मतलब वह जमीन जिस पर वो खेती करता है। तो जोत वो हुआ कि रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड। और भूस्वामी किसी काश्तकार को अपना जमीन देने वाला व्यक्ति। यानी भूस्वामी कौन है? पहले पुराने जमाने में भूस्वामी होते थे जमींदार, और अभी के समय में भूस्वामी है सरकार। और काश्तकार का मतलब भी होता है किसान। काश्तकार का मतलब खेती करने वाला। तो भूस्वामी का अर्थ है काश्तकार को अपना जमीन देने वाला व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं कृषि वर्ष का परिभाषा इसमें है। इससे तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित वर्ष है। यानी कि उस समय जैसे कि हम लोग के यहाँ पे जो जिस समय खेती की शुरुआत होती है उसे ही कृषि वर्ष माना जाता है। और भुगतबंध बंधक किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित माना जाएगा। यानी कि मैं इसे क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि ये किस बारे में बोल, यानी कि भुगतबंध बंधक जब रखा जाता है किसी जमीन को, तो काश्तकार जो किसान है उसको काश्तकारी से उधार और उस पर के ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित माना जाएगा। यानी कि उस जमीन से जो भी लाभ होगा या जो भी पैदावार होगी उसे वह वंचित माना जाएगा। मतलब उसे नहीं मिलेगा। अगर उसने अपनी जमीन किसी को बंधक में दे दी है, यानी कि उसने कुछ पैसों के लिए बंधक रखवाया है, तो उस पर से उसे जो भी उपज होगी उसका फायदा उसे नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। और कोड़कर या कोरकर जमीन के बारे में है। तो भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जमींदार जो उस समय होते थे या सरकार के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा, जैसे सरकार नहीं करने आएगा और जमींदार नहीं करने आएगा, इसके अलावा कोई कृषक यानी कोई आम किसान कोई जंगली या बंजर भूमि को कोड़कर या फिर किसी भी तरह से उसे कृषि करने के लायक बनाता है तो उसे कोड़कर जमीन कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं बाभला, खनवत, जल शासन और अरियत। ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसे कृपया करके नोट करते चलिएगा। कोड़कर के अन्य नाम है बावला, खनवत, जल शासन और अरियत। उसके बाद काश्तकार है। काश्तकार का डिफिनेशन है वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण कर लगान चुकाता है। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है किसान। जैसे कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग किसान फैमिली से आते होंगे, तो किसान चूंकि सरकार की भूमि को धारण करता है और सरकार को टैक्स देता है, या टैक्स देता है ना, लगान चुकाता है सरकार को। तो काश्तकार के अंतर्गत रैयत आते हैं, भूधारक आते हैं एवं खुंट कट्टीदार आते हैं। मतलब काश्तकार के 3 प्रकार हैं, रैयत है और भूधारक है और एक खुंट कट्टीदार है। उसके बाद आइए देखते हैं मुंडारी। मुंडारी का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। मुंडारी का मतलब है खुटकट्टीदार काश्तकारी से संबंधित। यानी कि पुराने जमाने में जो मुंडा गांव में होते थे वो जंगल की कटाई करके उसे खेती लायक बनाते थे, जिसे ही खुटकट्टीदार कहा जाता था। और ऐसे ही जमीन को खुटकट्टीदारी काश्तकारी कहा जाता था। और ग्राम मुखिया, ग्राम मुखिया मतलब किसी ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह प्रधान, मांझी, मानकी या अन्य नाम से जाना जाए। ग्राम मुखिया मतलब ग्राम मुखिया। और भूधृति, भूधृति मतलब भूधारक का हित एवं इसके अंतर्गत मुंडारी, खुटकट्टीदारी, काश्तकारी शामिल नहीं है। मतलब जो जमीन भूधारक धारण करता है, मतलब भूधारक के पास जो भी जमीन है उसे भूधृति कहा जाता है। और इसमें कौन सा शामिल नहीं होता? मुंडारी, खुटकट्टीदारी, काश्तकारी शामिल नहीं होता, जो मुंडाओं खुटकट्टीदारों ने अपने से काट के जमीन बनाया हो। और अस्थाई भूधृति, अस्थाई भूधृति वह भूधृति जो वंशानुगत है, मतलब जो वंश परंपरा से चला आ रहा है, जैसे बाप दादा का,
उसे अस्थायी भूतरीति कहते हैं। और पुनः ग्राह्य भूतरीति, इसका डिफिनेशन है जिस परिवार में नर वारिस नहीं होने पर रैयत की मृत्यु के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए। तो फिर से वही सीन आता है फ्रेंड्स कि ये मतलब अगर किसी रैयत का कोई बेटा बेटा नहीं है तो उसकी वजह से उसका ज़मीन को वापस ज़मींदार ले लेता है या फिर सरकार ले लेती है। सरकार तो अभी चूँकि वापस नहीं लेगी, लेकिन पुराने ज़माने में ज़मींदार ले लिया करते थे। चल संपत्ति, इसके अंतर्गत खड़ी फसल, मतलब जो संपत्ति ए, अभी कैश नकदी की क्रॉप की तरह हो, उसे ही खड़ी फसल कहा जाता है। और लगान, अपने भूस्वामी को रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग हेतु दिया जाने वाला धन या वस्तु, मतलब लगान वही धन के रूप में देता है रैयत या फिर वस्तु के रूप में जो दिया। और अस्थाई बंदोबस्त, ये तो है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के संबंध में 1793 में किया गया बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त था। तो इस प्रकार हमने देखा कि अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक है। और अध्याय 2 में आइए देखते हैं, काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है। तो धारा 4 में देखते हैं काश्तकारों के वर्ग। काश्तकार के अंतर्गत रैयत, दर रैयत, भूधारक एवं मुंडारी खुंटकटीदार शामिल हैं। तो काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? रैयत, दर रैयत, भूधारक एवं मुंडारी खुंटकटीदार शामिल हैं। रैयत के 3 प्रकार हो सकते हैं। रैयत का 3 कौन कौन सा प्रकार है? अधिभोगी रैयत से तात्पर्य वैसा व्यक्ति से है जिसने धारित भूमि पर अधिभोग का रैयत प्राप्त हो। मतलब वह अधिभोगी रैयत वह आदमी जो जो भूमि धारण करता है उसका अधिभोग कर सके, मतलब उसका उपयोग कर सके। और अनाधिभोगी रैयत से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति से है जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है। और दर रैयत का तात्पर्य ऐसे रैयत से है जो किसी रैयत के अधीन हो, मतलब मैं रैयत हूँ तो मैंने अपने अधीन कोई और किसान को रखा है तो उसे दर रैयत कह सकते हैं। और धारा 5 में भूधारक का अर्थ बताया गया है। तो इम्पोर्टेंस है ये सारी धाराएं फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस धारा में काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया है, तो ये धारा 4 है। और धारा 5 में भूधारक का अर्थ बताया गया है। तो भूधारक का अर्थ क्या है? वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या दूसरे की जमीन कृषि के लिए धारित करता है एवं लगान चुकाता है। और धारा 6 में रैयत के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत वैसा व्यक्ति शामिल है जिसने कृषि हेतु भूधारण का अधिकार प्राप्त किया है। ज्ञातव्य है कि इसके अंतर्गत मुंडारी खुंटकटीदार शामिल नहीं होता। और धारा 7 में खुंटकटी अधिकार युक्त रैयत के बारे में बताया गया है। वैसे रैयत जो ग्राम के नर परंपरा के वंशजों कन्या खुंटकटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार वर्जित है, यानी कन्या को उत्तराधिकार नहीं है। तो उसके द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखता है, उसको खुंटकटी अधिकार युक्त रैयत कहते हैं। और धारा 8 में मुंडारी खुंटकटीदार के बारे में बताया गया है। वैसा मुंडारी जो जंगल भूभागों को जोत में लाने हेतु भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, धारा 8 में। और धारा 7 में खुंटकटी अधिकारी युक्त रैयत। उसके बाद आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अध्याय 3 में भूधारक के बारे में क्लियर किया है आगे। इसमें धारा 9 में बताया है, यदि भूधारक की जमीन का लगान जिसका अस्थायी बंदोबस्त की अवधि से परिवर्तन नहीं हुआ हो तो उसके लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी। यानी कि 1793 ईस्वी में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उसके बाद से उस भूधारक की जमीन पर लगान बदला नहीं है, तो लगान में वृद्धि नहीं हो सकेगी। यानी कि देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड खींचा जाता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उसके बाद से 1908 में जो लागू हुआ है सीएनटी, उसमें बताया जा रहा है कि उस समय से कोई नहीं बढ़ा अगर उसका लगान, तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। और धारा 10 में बताया गया है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के तहत किसी रजिस्टर से व्यक्त किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। यानी भूमिहरी के भी जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। और धारा 11 में बताया गया है रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रक्रिया। और धारा 12 में क्या बताया गया फ्रेंड्स, कि किसी भूस्वामी द्वारा धारा 11 के अंतर्गत जमीन रजिस्ट्री करने से मना किया जाता है तो आवेदन समर्पित करने पर उपायुक्त रजिस्ट्री करने का आदेश दे सकता है। यानी अगर कोई भूस्वामी धारा 11 के अधीन, मतलब जो प्रक्रिया बताया गया है उसके तहत अगर रजिस्ट्री करने से, मतलब जमीन बेचने से देने से मना करता है, तो आवेदन उपायुक्त के पास करेगा अगर, तो उपायुक्त उसे रजिस्ट्री करने का आदेश दे सकता है। और धारा 13 है, यदि भूस्वामी द्वारा विभाजन या लगान के वितरण पर आपत्ति किया जाता है, यानी कि
जो भूस्वामी है तो लगान के वितरण यानी कि ज़मीन को बाँटने के लिए, जैसे कि अगर आप 2 भाई हैं, तो आपके पिता की ज़मीन संपत्ति में बँटवारा होगा, तो भूस्वामी के पास उस ज़मीन को बँटवाना भी पड़ता है और लगान को भी इसी अनुपात में बाँटना पड़ता है। तो अगर वो मना करता है, तो उसके लिए भी उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है। ये किस में बताया गया फ्रेंड्स? ये धारा 13 में बताया गया है। और धारा 14 इसे बारे में बात करता है कि वैसा जमीन जो पुनर्ग्रह योग्य हो, अपने पुनः ग्रहण की स्थिति आने पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। यानी कि वही जो पिछली बार ही बताया गया था फ्रेंड्स कि किसी रैयत या भूधारक काश्तकार का नर वारिस नहीं होने पर भूस्वामी के पास जमीन वापस हो जाती है, उसे पुनर्ग्रह युक्त भूमि कहते हैं। तो वह वैसा स्थिति होने पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। यहाँ पे बताया गया है निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्माण, अस्थायी उद्यान, नहर, पूजा स्थल, श्मशान या कब्रिस्तान की स्थापना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान निर्माण की स्थिति में पट्टी पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स अध्याय 4 में रैयत के बारे में बताया गया है। धारा 16 में बताया गया है विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, यानी अधिनियम के लागू होने के तुरंत पूर्व अगर किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में किसी रैयत का अधिभोग अधिकार हो, यानी कि कोई रैयत यह जो एक्ट है उसके लागू होने के तुरंत पहले किसी भी मतलब स्थानीय प्रथा में कोई होता है ना, कोई स्थानीय नियम कानून के तहत कोई रैयत किसी जमीन को जोत आबाद कर रहा हो और उस पर 12 वर्ष तक कृषि कार्य ना हुआ हो एवं ना ही उसे धारित किया गया हो, फिर भी उसका भोगाधिकार रहेगा। मतलब 12 वर्ष, मतलब इस कानून के लागू होने के 12 वर्ष पहले तक भी उस पे खेती बाड़ी नहीं किया हो, लेकिन पहले उसके कब्जे में रहा हो, तो उसका वो अधिकार बना रहेगा। यह 16 में बताया गया है। और 17 में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा बताई गई है फ्रेंड्स। तो बंदोबस्त रैयत क्या है? वैसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में किसी गांव में स्थित भूमि को अथवा पूर्णतः या अंशतः पट्टे अथवा रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों की अवधि तक निर्धारित किया हो, उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। यानी बंदोबस्त रैयत होने के लिए क्या जरूरी है? पट्टे पूर्ण या अंशतः पट्टे के अथवा रैयत के रूप में लगातार 12 वर्ष तक वहां पे खेती बाड़ी या कुछ किया हो, तो उसे उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। कोई व्यक्ति यदि रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, तो वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष बाद तक ग्राम का बंदोबस्त माना जाएगा। यानी कितने वर्ष बाद तक? 3 वर्ष बाद तक। कोई रैयत यदि धारा 71 के अंतर्गत या बाद के माध्यम से भूमि का कब्जा वापस ले एवं 3 वर्षों तक बेकब्जा किया रहे, तो ऐसे रैयत को बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। मतलब धारा 71 के अंतर्गत या बाद के माध्यम से भूमि कब्जा ले तो 3 वर्षों तक बेकब्जा किया रहे तो बंदोबस्त रैयत तभी बनेगा। और 18 में भूमिहरों तथा मुंडारी खुदकटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना परिभाषित किया गया है। किसी ग्राम में बैठखेता या मंझियस के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम 1869 के अधीन तैयार रजिस्टर में शामिल हो एवं वहां किसी भूमिहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करते रहे हों, तो वे बंदोबस्त रैयत माने जाते हैं। यदि किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुंटकटीदारी का हिस्सा न हो, फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी खुंटकटीदारी के रूप में दर्ज हो एवं मुंडारी खुंटकटीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते रहे हों, बंदोबस्त रैयत माने जाएंगे। और धारा 19 में बताया गया है बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार, यानी धारा 17 एवं 18 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोग अधिकार होगा। धारा 20 में अस्थायी भूधारक को बताया गया है। अस्थायी भूधारक के रूप में कोई व्यक्ति भूमि धारित करेगा यदि किसी अधिभोग जोत का अव्यवहित भूस्वामी तथा रैयत का संपूर्ण हित अंतरण उत्तराधिकार द्वारा संयोजित हो। धारा 21 में अधिभोगी रैयत के अधिकार, कोई भी रैयत अपनी अधिकारित भूमि को स्थानीय रीति के माध्यम से काश्तकारी हेतु प्रयोग में ला सकता है। मतलब जो नियम वहाँ पे स्थानीय में प्रचलन में हो उस गांव या ग्राम में, उसके तहत वो काश्तकारी यानी किसानी करने हेतु प्रयोग में ला सकता है। वह अपने भूमि का प्रयोग कृषि कार्य, खपरा एवं ईंट निर्माण, मत्स्य पालन हेतु बांध निर्माण, कुटीर उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि में कर सकता है।
कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है, तो ऐसे जोत पर किसी भी प्रयोजन हेतु निर्मित तालाब के उत्पादों में रैयत का भाग 11/20 होगा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रैयत का भाग 11/20 एवं भूस्वामी का भाग 9/20 होगा। और धारा 22 में बेदखली के बारे में बताया गया है। यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस दौरान के सामाजिक रीति से कृषि कार्य करते आया हो, तो उसे किसी भी निर्दिष्ट आधारों के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता। मैंने 22 में बताया गया कि वो नियम कानून से चल रहा है, तो उसे जो अतिरिक्त नियम कानून बनाए गए उसके अलावा और किसी भी तरीका से बेदखल नहीं किया जा सकता है। धारा 23 में बताया गया है, अधिभोग जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, यानी यदि कोई अधिभोग जोत विक्रय, विनिमय या वसीयत द्वारा अंतरित कर दिया जाए, तो अंतरिती भूस्वामी के कार्यकाल में रजिस्ट्री करा सकेगा। उसके बाद धारा 24 से 36 में जमीन के लगान का निर्धारण एवं उससे संबंधित पहलुओं का उपायुक्त के अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 5 के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।